हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और स्वागत है हमारे यूट्यूब क्लासेस में। और आज हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी का पार्ट 2। ठीक, इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 भी करा चुका हूं जिसमें 9-10 क्वेश्चन कराया हूं जो कि प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको भी जाकर एक बार देख लें। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि इसमें भी थोड़ा अलग तरह के क्वेश्चन लाए हैं जो कि क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ, पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन 90% ऑफ अ नंबर एंड 83% ऑफ द सेम नंबर इज 175। तो व्हाट इज 99% ऑफ दैट नंबर इज। एक संख्या के 90% और एक ही संख्या के 83% के बीच अंतर है 175। तो 99% क्या है नंबर। यानी मान लो कोई सेम नंबर है तो सेम नंबर कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो 90 माइनस 83 क्या आएगा 7%। यही इन दोनों का डिफरेंस कितनी दी हुई है 7%। जो आया 90 माइनस 83, तो 7% की वैल्यू दी हुई है हमारी। कितनी दी हुई है 175। और पूछा है कि 99% की वैल्यू बताओ, तो ये तो इजी है। अब यहाँ से क्या करेंगे 99% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 175/7 इंटू 99। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा 1435, यानी 25 इंटू 99। अब इसको कैसे करें मल्टीप्लाई। तो इसको इजी तरीका ये है कि 25 इंटू 9 इंटू 11 कर देंगे। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 99 को। और 25 9 से कितना आता है 225 होता है इंटू 11। अब 11 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने का सबसे इजी तरीका ये होता है कि फर्स्ट नंबर और जो लास्ट नंबर होता है उसको पहले लिख देंगे 2 और 5। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे 4 और सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे 2 + 5 7। तो ये आ गया हमारा आंसर निकल कर। इजी तरीका है 11 से मल्टीप्लाई करने का, ट्रिक है ये। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे तो सिंपल 2 + 2 हो गया या 5 + 2 हो गया, इसमें कोई कैरी का नहीं हुआ। प्रॉब्लम तब आता है जब कोई कैरी करने का होता है। तो जैसे कोई मान लो कोई नंबर है 392, अब इनको करना है मल्टीप्लाई 11 से। तो इसमें भी सेम ऐसे करेंगे, 3 यहाँ रखेंगे 2 ये फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। ठीक, अब क्या करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 का 2 यहाँ रखेंगे और 1 इस पे कैरी कर देंगे। ठीक है, फिर सेकंड और लास्ट यानी 11 का यहाँ रखेंगे और यहाँ कैरी कर देंगे। और जो कैरी करेंगे उस पे उसको इस पे ऐड कर देंगे, यानी 2 1 3 4। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, एक बार आप ये सीख जाएंगे तो आप बिना ये सब किए ही जल्दी से तुरंत कर देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Two cones have their heights in the ratio 1:3 and the radius of their bases in the ratio 3:1. Find the ratio of the volume. दो शंकु 1:3 के अनुपात में उनकी ऊंचाई और 3:1 के अनुपात में उनके ये यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो वहाँ अनुपात करना है उनके आयतन का। ठीक है, तो पहले सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्या है कि वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आयतन का। ठीक है, तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब रेशियो में हमको दिया हुआ है वैल्यू, हाइट की वैल्यू दी हुई है और किसकी वैल्यू दी हुई है रेडियस की। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे बस फॉर्मूले पे रख देंगे 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 स्क्वायर मान लेते हैं एक ये, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 स्क्वायर। ठीक, तो ये 1/3 पाई 1/3 पाई तो क्लियर कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस का बेस देखते हैं क्या दिया। रेडियस की वैल्यू कितनी है r1 कितनी है यहाँ पे दिया हुआ है 3 और दूसरे का कितना है 1, यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 और 1 का स्क्वायर 1। और हाइट कितनी दी हुई है 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एच स्क्वायर नहीं होगा एच होगा। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 9/1 हो गया और यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ हाइट का 1 और 3 यानी 1/3। क्लियर है, तो यहाँ पे देखेंगे क्लियर कट जाएगा 3 से 3 9 यानी यहाँ पे वैल्यू कितना निकल के आएगा 3:1। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है सबसे। ठीक है,
और यहाँ से वैल्यू निकल के आ गया 3:1। और एक चीज़ और इसको पढ़ते समय ध्यान देना पड़ेगा कि ये हाइट का रेशियो है और ये रेडियस का रेशियो है, कभी इंटरचेंज ना कर देना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा जल्दी जल्दी में। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of Ram's present age to the Mohan's present age is 5:6. 8 years hence the ratio changes to 7:8. Find the present age of Ram. तो मोहन की वर्तमान आयु में राम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 8 है। यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, इसलिए अनुपात 8 साल बाद, यानी यह कहने का मतलब ये 8 साल बाद 7:8 है, तो उसकी राम की वर्तमान वैल्यू पता लगानी है, एज पता बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेटिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं तो बाकी तो इंग्लिश तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे है राम और यहाँ है मोहन। राम और मोहन की प्रेजेंट एज कितनी दी हुई है, रेशियो में दी हुई है 5:6। 8 years hence the ratio changes to 7:8, यानी बाद में कितना हो जा रहा है 7:8, यानी कितने साल बाद, 8 साल बाद। ठीक है, और 8 साल बाद, लेकिन यहाँ पे चेक करेंगे रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, यहाँ भी कितना आ रहा है 2, यानी 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 8। ठीक है, 2 की वैल्यू 8 दी हुई, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4। 1 की वैल्यू जब 4 निकल के आ गई तो राम प्रेजेंट एज कितनी है निकल के आ जाएगी। ये रेशियो किसकी है, प्रेजेंट एज की है, तो प्रेजेंट एज पूछा है तो हमसे 4 की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 4 कितना आ जाएगा 20। किसकी एज निकल के आ जाएगी, राम की। वैसे ही अगर मोहन का पूछता तो 6 × 4 कर देते हैं तो 24 आ जाता। ठीक है, और अगर हमसे पूछता कि बाद की एज, तो यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर देते इसकी, तो चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A can do a piece of work in 24 days. B is 60% more efficient than A. Then how many days does B required to do the same work? A 24 दिनों में एक काम कर सकता है। यदि B A की तुलना में 60% अधिक कुशल है तो B कितने दिन करता है एक ही काम करने की आवश्यकता है। मतलब कि यहाँ पे पूछा है B को कितना दिन लग रहा है उस काम को करने में। अगर A को 24 दिन में उस काम को ख़त्म कर दे रहा है, और एक चीज़ और दिया है, दोनों की जो होती है एफिशिएंसी कैपेसिटी दिया हुआ है कि उनके वैल्यू बताया है, रेशियो में दिया हुआ है। जैसे कि परसेंटेज में दिया हुआ है तो पहले हम इसको क्या करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि 60% है, 60% क्या लिख सकते हैं 60/100 यानी 10, यानी कितना आ जाएगा 3/5। और क्वेश्चन क्लियर लिखा है यदि बी ए की तुलना में 60% अधिक कुशल है, यानी कि अगर ये ए है तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 60% अधिक कुशल, यानी 5 + 3 8। क्लियर है? अगर बी और ए मान लेते हैं, अगर ए मान लो 5 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 8 है, यानी 60% ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया कि 60% ज़्यादा है। ए को अगर ये 5 मान लिया तो हाँ, तो और क्या दिया हुआ है, ए को कितना दिन लग रहा है 24 दिन लग रहा है काम करने में और ए की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो यहाँ से क्लियर है कि वर्क तो निकल के आ जाएगा 5 × 24। अब वर्क पता चल गया तो आराम से हम बी को कितना दिन लग रहा है काम करने में, तो बी को लग रहा है, वर्क पता है। ठीक है, और एफिशिएंसी बी कितनी है 8 है, 8 का है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 से 24, यानी 15 डेज लग रहा है बी को काम करने में। ठीक, तो यहाँ पे क्लियर था कि यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट था यहाँ पे एफिशिएंसी, यहाँ जो निकला है हमारा एफिशिएंसी, यहाँ से पता चल गया। एफिशिएंसी की हेल्प से हम वर्क निकालिए, फिर वैसे उसके बाद बी का कितना दिन काम लगा है, मतलब कितना दिन लगा उसको उस काम को करने में, तो यहाँ से पता चल गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, बी का 15। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A boat goes 12 km upstream in 3 hours. If the speed of the current is 3 km/h, then the speed in km/h of the boat in still water is। एक नाव 3 घंटे में 12 किलोमीटर ऊपर की ओर जाती है, यदि करंट की गति 3 किलोमीटर/घंटा है तो गति, यानी कि अगर ये तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि अगर गति की ओर जाती है, यानी गति की ओर जाएगी, यानी डाउन स्ट्रीम।
अगर डाउन स्ट्रीम पूछेगा तो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड होता है गति की ओर में, ठीक है, गति की ओर। अगर अप स्ट्रीम या गति के विरोध में यानी कि गति के विपरीत में, उल्टे अपोजिट साइड में, तब यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई होता है। x क्या है, स्पीड ऑफ बोट, और y क्या है, स्पीड ऑफ करंट या धारा जो होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 आवर। तो इसमें पहले तो सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला लगाना है। टाइम कितना दिया हुआ है, 3, और डिस्टेंस कितना लग रहा है, 12। लेकिन अप स्ट्रीम यानी क्या जा रहा है, अपोजिट साइड जा रहा है, ठीक है। तो अपोजिट साइड जा रहा है, और पूछा किसका है, बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट पूछा है। तो स्पीड ऑफ बोट हमने क्या देखा था, ये एक्स पूछा है, एक्स निकाल लिया, ठीक है। और वाई यानी स्पीड ऑफ धारा यानी स्पीड ऑफ करंट कितना दिया, 3 किलोमीटर माइनस 3, ठीक है। यहाँ क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 4, यानी 4 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 7 किलोमीटर पर आवर। तो यानी स्पीड ऑफ बोट ये क्या निकल के आ गया, 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। If the difference between SI and CI on a certain amount at 10% per annum for 2 year is rupees 20, then sum is। यदि SI और CI के बीच अंतर करता, यदि और CI और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, CI और SI के बीच का अंतर है 2 वर्ष के लिए 10% की एक निश्चित राशि पर 20 का, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप हिंदी को छोड़ दीजिए, आप इंग्लिश को ही देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, और उसमें पूछा है कि उनका प्रिंसिपल यानी कि उनका जो सम है वो कितना है 2 साल बाद। तो इसका क्या होता है, क्लियर है। इसमें एक फॉर्मूला होता है सिंपल कि सी आई माइनस एस आई, जब भी डिफरेंस का पूछे, डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए, तो आप बस ये वाला फॉर्मूला लगा लो, पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए लगाते हैं हम, ये वाला फॉर्म लगाते हैं कोई भी क्वेश्चन में अगर 2 साल के लिए पूछा हो, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, एस सी आई माइनस एस आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, दोनों का अंतर दिया हुआ है 20, और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल तो पूछा है, ठीक है। और रेट हो गया हमारा 10/100 का होल स्क्वायर, 0 से 0 गया, यानी ये आ गया हमारा p इंटू 1/100, यानी p की वैल्यू आ जाएगी 2000। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल कर आ गया 2000, ठीक है। तो जब भी डिफरेंस पूछे तो आप इसे ये फॉर्मूला लगा दिया करो। ये तो 2 साल के लिए, अगर 3 साल के लिए पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है पी आर बाई 100 होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक व्रिक आपको नहीं देखना है, बस फॉर्मूला याद कर लेना, और बाकी की इतना फॉर्मूला इतना टाइम नहीं लगाएगा आपके पास कि आप पूरे लंबे मेथड से करें। तो इसमें यही तरीका रहेगा कि आप सीधे फॉर्मूला ही पुट करिए, वैल्यू पुट करो, चाहे प्रिंसिपल पूछे, चाहे रेट पूछे, चाहे डिफरेंस पूछे, कोई एक पूछेगा, आप इस फॉर्मूले में पुट कर देना और आंसर निकाल लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A single discount equivalent to 3 successive discounts 5%, 10%, 20%, यानी 5, 10 और 20% के 3 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट है। तो देखो अब इसमें क्या करना है, डिस्काउंट वाला है, सक्सेसिव डिस्काउंट का जब भी क्वेश्चन आता है तो इसको बहुत तरह के तरीका है करने का, लेकिन जो मेरा तरीका है, जो इजी तरीका है सबसे, वो ये है कि पहले आप इन सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 5% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/20। 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10, और 20% क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो डिस्काउंट हो रहा है यानी घट रहा है, 20 से क्या हो जा रहा है 19, ये वाला हो गया। फिर कितना होगा 10 से 9, और ये कितना हो जाएगा 5 से
4। ठीक है, और रेशियो मेथड में क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एक चीज़ और होता है, अगर आमने सामने वाला एलिमिनेट होता है तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये 20 किसके टेबल में आएगा, 4 के टेबल में, तो 4 5 जा 20। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया ये क्लियर। अब यहाँ पे अब कोई कटने वाला दिख भी नहीं रहा है आमने सामने, तो जब कोई कटने वाला नहीं है आमने सामने तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आएगा आंसर, इसका आएगा 250, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 या 171। ठीक है, अब यहाँ क्लियर दिख रहा है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है हमारा 79। ठीक, अब क्या करेंगे, 79 आ गया कितने पे, 250 पे, पुराने वाले पे, 250 इंटू 100। अब यहाँ से क्या करेंगे, सीधे एलिमिनेट करो, 25 बन जाएगा, 25 4, तो इसको जब मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा, 36 316 अपॉन 10, यानी 31.6%। क्लियर है, तो ये है, बहुत इजी तरीका है, इसमें ज़्यादा सोचना भी नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है और इसके बीच का डिफरेंस निकालना है, और कितने पे निकालना है, 250 पे, तो 250 निकाल के इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, इजी है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। On selling an article for ₹250, a trader loses 4%. In order to gain 10%, he must sell that article. मतलब क्वेश्चन ये कहा है कि एक वस्तु को, मतलब किसी सेलिंग आर्टिकल फॉर ₹250, अगर मान लो कोई चीज़ है उसको 240 रुपये में बेच रहा है कोई चीज़, हाँ, तो उसमें उस ट्रेडर का जो होता है 4% का लॉस हो रहा है। क्लियर है, अगर लेकिन अगर उसको कितने में वो बेचे कि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक, तो फर्स्ट टाइम में क्या हो रहा है कि उसको बेचा 4% के लॉस में, तो 240 में बेचा है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम में उसको कितने में बेचे कि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखो क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि उसकी कॉस्ट प्राइस 100 है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में वो 4% के लॉस पे बेचा, 4% के लॉस पे बेचा तो कितना हो गया, 96। ठीक है, लेकिन पूछा है कि इन ऑर्डर टू गेन 10%, लेकिन अब वो उसको चाह रहा है कि इस पे उसको 10% का गेन हो, 100 वाले पे 10% का गेन हो, तो वो कितने में बेचे। तो अब वही कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा ना, कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं करेगा। अब इसमें ही वो चाह रहा है कि 10% का गेन हो जाए, 10% का गेन हो जाए, यानी कितना हो जाए, कितने रुपए में बेचे, 110 रुपये में बेचे। ठीक है, तो अब इसका पूछा कि इसकी वैल्यू कितनी है, जो गेन करेगा उसकी वैल्यू कितनी है, जो सेलिंग प्राइस मतलब जो बेच रहा है जिस पे। तो देखो इसमें क्या है कि पहले बोल दिया है कि जो पहले बार जो बेच रहा है लॉस में, तो उसका प्राइस 240 है, तो ये 96 की प्राइस कितनी है फर्स्ट टाइम में, 240 है। लेकिन जब वो चाह रहे कि उसको गेन हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी फिर, तो फिर यहाँ पे निकल के आएगा 240 अपॉन 96 इंटू 110। ठीक है, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, एलिमिनेट करते हैं, 3 से करते हैं, 3 9 3 6 24। ठीक है, यहाँ आया 80। अब करते हैं 8 से करते हैं, 8 4 32 10, और फिर आया 10 इंटू 110, 1100 अपॉन 4। फिर इसको एलिमिनेट करते हैं, 8 28 4 5 जा 20, तो ये आ गया हमारा 275। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 275 में अगर वो बेचेगा तो उसको क्या हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यहाँ एक पैसे, यहाँ पे हमको क्या पकड़ना था कि ये जो 96 की वैल्यू दी हुई थी, जो फर्स्ट टाइम में जो बेचा है, ये 240 है, इसकी मदद से ही हम क्या कर लिए हैं, जो बाद में उसको प्रॉफिट होगा एक 10%, वो उसकी वैल्यू निकाल लिए हैं। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A sector of 120 degree cut out from a circle has an area of 66 by 7 square centimeter. To find the radius of the circle. एक चक्र से कटे हुए 120 डिग्री के ए सेक्टर का क्षेत्रफल 66/7 वर्ग सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी अगर एक सर्कल है उसमें 120 डिग्री पे, मान लो कि उस पार्ट को कट कर दे रहे हैं, मान लो एक सर्कल है उसमें से 120 डिग्री का कोई पार्ट है, मान लो ऐसे है,
तो उसको कट कर दें, उसकी वैल्यू दी हुई है 66/7। तो हमसे पूछा है कि रेडियस कितना होगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ हमें पता है कि 360 डिग्री का कितना होता है एरिया, पूरा पाई आर स्क्वायर होता है, पूरा 360 डिग्री है तो ठीक। लेकिन 120 डिग्री का हमसे पूछा है, दिया है 120 डिग्री का, तो 120 डिग्री का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 120। ठीक है, और इसकी ही वैल्यू कितनी दी हुई है, 66/7। ठीक है, इसकी वैल्यू ही ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, 66/7 इंटू 360/120। तो यहाँ कहाँ कर रहा है, कट के आएगा 3। अब इसको वो क्या लिख सकते हैं, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 66/7 इंटू 3। 7 से 7 गया और 11 से काट कर सकते हैं, 11 2 66। आर स्क्वायर की वैल्यू आई 18/2 यानी 9। तो इसका रूट लेंगे तो कितनी आ जाएगी आर की वैल्यू 3। तो यहाँ से रेडियस कितना निकल के आ गया, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमें ये समझना था कि 120 डिग्री जो एरिया कट करा था उसका हमको वैल्यू दिया हुआ था एरिया का। तो यहाँ से हमको पता लगाना था रेडियस कितना है। तो रेडियस यहाँ से मैंने सॉल्व किया, फिर उसको यहाँ से निकल कर रेडियस 3 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? तो आज भी इतना ही रह देते हैं, और कैसा लगा आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके हमें बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।